सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 14 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया गया। तो आंसर होगा 13 फरवरी को। आप जानते हो हर साल 13 फरवरी को हम नेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं ये भी आपको बताएं। सरोजिनी नायडू जी की जयंती होती है जो कि भारत की पहली महिला गवर्नर थी, उत्तर प्रदेश की थी वो। इस बार हमने उनकी 145वीं जयंती मनाई है। वे भारत की कोकिला के नाम से मशहूर एक कवियत्री थी। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और बुलबुले हिंद भी कहा जाता है। उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रही थी। 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी। उनकी कुछ फेमस पुस्तकें भी हैं, जैसे कि जिसमें ये सबसे फेमस है बाजार ऑफ हैदराबाद, द गोल्डन थ्रेशोल्ड भी इंपॉर्टेंट है, द बर्ड ऑफ टाइम हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स इनकी है। अच्छा, महिलाओं से संबंधित 2 दिवस मैंने आपको और बताए हैं। एक तो होता है भाई, ये तो हमारा क्या हो गया, राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल वुमेन डे। एक अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस होता है और एक अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस होता है। आप मुझे बताओ ये कब मनाते हैं। इसका उत्तर मैं अभी आपको दूंगा, लेकिन पहले आप कोशिश कर लो। और ये अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस वाला अभी जो रिवीजन वाली क्लास में आपकी करा रहा हूं, अभी अक्टूबर महीना पूरा हमने खत्म कर लिया। 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। कोई नए स्टूडेंट हो तो उनको मैं बता दूं, जिसमें अक्टूबर महीना अभी हमने खत्म किया है, तो वहीं पे ये प्रश्न मैंने आपको करवाया भी है। चलो इतना तो हिंट मिल गया आपको, अक्टूबर में मनाते हैं ये दिन। बताओ कब मनाते हैं। मैं आपको आंसर करूं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 13 फरवरी को एक और दिन होता है, वर्ल्ड रेडियो डे। और इस बार इसकी थीम है रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग, एंटरटेनिंग एंड एडुकेटिंग। अब एक और स्टैटिक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि रेडियो का आविष्कार, रेडियो को इन्वेंट किसने किया था, ये बताओ। बाकी मैंने अभी 2 दिवस आपसे पूछे थे। एक तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को मनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय दिवस ये 15 अक्टूबर को मनाते हैं। और अगर आप में से कोई अभी तक वो रिवीजन वाली क्लास अटेंड नहीं करते हैं तो वो जरूर करा करें। 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं, 10 से 11 मिनट में मैं आपका बहुत बेहतरीन तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करवाता हूं। अभी हमने दिसंबर खत्म कर लिया, नवंबर खत्म कर लिया, अक्टूबर खत्म कर लिया, अब सितंबर की तरफ चल रहे हैं। इससे पहले स्टार्टिंग में जनवरी से अप्रैल तक मैं ऑलरेडी खत्म कर चुका हूं। क्योंकि मेरा मानना है कि आप कहो कि 5 से 6 घंटे की एक क्लास ले लो, 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा लो, इस तरह के 2 पार्ट बना दो, तो एक तो पूरे दिन भर के आपके 3 से 4 घंटे आपको एक साथ देने पड़ जाएंगे। उसमें इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर उसमें वही दिक्कत आएगी कि आधी चीजें याद रहेगी, आधी चीजें याद नहीं रहेगी। रिवीजन ही इसलिए कर रहे हैं ना भाई, जो पहले डेली करंट अफेयर्स में हमने पढ़ चुके हैं वो आधी चीजें हमें याद नहीं है, तो रिवीजन के थ्रू वो याद हो जाए। फिर इसमें वही दिक्कत हो जाएगी, इतना सारा एक साथ कंटेंट पढ़ लोगे, आधी चीजें याद रहेगी, आधी नहीं याद रहेगी। तो इससे बेहतर यह है दिन भर में 10 से 11 मिनट निकालो डेली, और थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा दूं, वो आपको याद भी रह जाएंगे, आपका ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। बेस्ट चीज मुझे ये लगती है, तो मैं आपको यही करवा रहा हूं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो रिवीजन वाली क्लास अटेंड करना चालू कर दें। अभी मैं आपको फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज का क्विक रिवीजन करवा रहा हूं। और रिवीजन करने का एक तरीका, चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो आप, मेरे साथ साथ बोला करो। अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो जब भी मैं आपको चीजें रिवाइज कर रहा हूं तो बोला करो, उससे चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेगी। उसका ये बेनिफिट है। जैसे कि अभी फरवरी में 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस होता है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस आपने मनाया, वर्ल्ड वेटलैंड डे। 4 फरवरी को एक तो अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया और वर्ल्ड कैंसर डे भी मनाया, जिसकी थीम याद रखना, टुवर्ड्स वी चैलेंज दोज इन पावर। 6 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे था और 10 फरवरी को भी विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया था। और अभी 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया था। वैसे 11 फरवरी को हमने विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस भी मनाया, ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने जनरल बिपिन रावत जी की प्रतिमा का उद्घाटन किया। कहां पे, तो आंसर होगा देहरादून में। तो अभी हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके साथ जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का, स्टैचू का भी उद्घाटन किया। कहां पे किया, उत्तराखंड के देहरादून के टॉन्स ब्रिज स्कूल में। जनरल बिपिन रावत जी की बात करें तो ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। वैसे अभी दूसरे नंबर के हैं कौन, जनरल अनिल चौहान। और आपको याद होगा अरुणाचल प्रदेश में किबिथू गैरिसन में एक सैन्य शिविर का नाम उनके नाम पे रखा गया था, जनरल बिपिन रावत जी के नाम पे। इनके नाम पे एक बुक भी हमने पढ़ी थी अभी, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, लिखा था रचना बिष्ट रावत ने। नेपाल के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में उनके सम्मान में एक घंटी भी लगाई गई थी। और उत्तर प्रदेश में मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम उन्हीं के नाम पे रखा गया था। अभी बिल्कुल लेटेस्ट में आपको बताऊं तो जम्मू कश्मीर के बारामूला में जो झेलम स्टेडियम है उसका नाम बिपिन रावत जी के नाम पे रखा गया था। ये कुछ दिन पहले ही पढ़ा था हमने।
अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और स्टैच्यूज जो भी न्यूज़ में थे और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं करंट अफेयर्स में हमने पढ़े, वो भी मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि हमारी क्लास में मैं आपको बहुत ही कम समय में बहुत कुछ देने वाला हूँ। बस आपको कंटिन्यू बने रहना है, कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है, ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटे नहीं। अब देखो, आपको याद होगा हमारे जो केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारत के पहले वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर की प्रतिमा का अनावरण किया था। वैसे भारत के पहले वित्त मंत्री कौन है? आर के षणमुखम चेट्टी है। आपने पढ़ा होगा नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था किसने? डॉक्टर बिमल पटेल ने। नाम याद रखना। अब मेरे दो होमवर्क प्रश्न है आपसे। एक तो जो अभी राम मंदिर है अयोध्या में, वैसे तो उसके ऊपर मैंने आपको डिटेल्ड वीडियो दे दिया है, किसी ने नहीं देखा हो, कोई नए स्टूडेंट तो देख लेना। मैं अभी ये पूछ रहा हूँ, उस राम मंदिर का निर्माण किसने किया? मतलब वास्तुकार कौन है और उसका कौन है, और उसमें जो राम जी की मूर्ति है तो मूर्तिकार का नाम आपको बताना है। बाकी तेलंगाना के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हैदराबाद में अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया था, जिसकी हाइट है 125 फुट। हुसैन सागर झील के किनारे उसके वास्तुकार राम वी सुतार थे। क्योंकि अभी तेलंगाना के तो नए मुख्यमंत्री हो गए ना, कांग्रेस पार्टी के रेवंत रेड्डी, वो भी याद रखना। और मोदी जी ने बंगलुरु में स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया था। ये किसकी स्टैच्यू है? बंगलुरु के संस्थापक केम्पेगौड़ा जी की 108 फीट ऊंची है। इसके भी वास्तुकार राम वी सुतार है। और भगवान शिव जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है, स्थापित की गई कहाँ पे? राजस्थान के राजसमंद में। इसका नाम है स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। और इसकी ऊंचाई की बात करोगे तो 369 फुट है, मीटर में 112 मीटर है। और स्टैच्यू ऑफ नॉलेज आपको पता है, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की है, महाराष्ट्र के लातूर में है, 70 फुट ऊंची है ये। वैसे अम्बेडकर जी की समाधि स्थल को क्या कहते हैं? नित्य भूमि कहते हैं, याद रखना। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी हैदराबाद में है ये स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी। संत रामानुजाचार्य जी की स्टैच्यू है, 216 फुट ऊंची है ये। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप जानते हो, सरदार पटेल जी की है, दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू है। कहाँ मिलेगी? केवड़िया गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर आपको ये मिलेगी। दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू है। ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर है। इसके भी वास्तुकार राम वी सुतार है। उसके अलावा अभी हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया था, 12 फुट ऊंची है। और दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ पे स्थापित की गई थी? नई दिल्ली में। जो G20 शिखर सम्मेलन का स्थल था भारत मंडपम, वहीं पे 28 फुट ऊंची थी ये। इसके मूर्तिकार थे राधा कृष्णन। उसके अलावा मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ओमकारेश्वर में 108 फुट ऊंची आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण किया था। उसका नाम रखा था समानता की प्रतिमा, स्टेच्यू ऑफ वननेस। और भारत के बाहर बी आर अम्बेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई थी अमेरिका के मैरीलैंड में, जिसकी ऊंचाई 19 फुट है, जिसे कहते हैं स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी। इसके भी वास्तुकार राम वी सुतार है। तो अब अगला प्रश्न फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी चेन्नई ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा सुमित नागल ने। अच्छा, पहले तो ये याद रखना कि सुमित नागल का संबंध किस खेल से है, तो टेनिस खिलाड़ी हैं ये। और अभी उन्होंने चेन्नई ओपन चैलेंजर एटीपी टूर्नामेंट 2024 में मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। किसे हराया इन्होंने? तो लुका नार्दी को हराया है, वो इटली के हैं। और सुमित नागल की इस जीत के साथ ही वो पहली बार एटीपी रैंकिंग में टॉप 100 में शामिल हो गए हैं। अच्छा, इसमें मेंस डबल का खिताब भी भारतीयों ने जीता है, तो उनका नाम भी मैं आपको बता रहा हूँ, राजकुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी। अच्छा, यहाँ पे टेनिस की बात चल रही है, तो टेनिस का जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है जिसे हम ग्रैंड स्लैम कहते हैं, जो आपको पता है साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। 2024 की ही हम बात करेंगे। अब 2023 में बहुत रिवीजन कर लिया हमने, और अब 2024 का पहला तो हो भी चुका है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो हम इन्हीं को रिवाइज करते रहेंगे अब जब भी टेनिस का प्रश्न आएगा। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया तो उसका रिवीजन करते हैं। देखो, तो एक तो याद रखेंगे कि वुमेन सिंगल किसने जीता था, इसमें आर्यना सबालेंका ने जीता है। साथ में ये भी याद रखा करें किस देश की प्लेयर है, ये बेलारूस की टेनिस प्लेयर है। और मेन सिंगल टाइटल ये जेनिक सिनर ने जीता है, ये इटली के टेनिस प्लेयर है। और इस बार मेंस डबल भी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जोड़ी विजेता रही है। कौन? रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन की जोड़ी। मतलब इसमें एक भारतीय है और इनके जो जोड़ीदार हैं वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। मैथ्यू एब्डेन ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, रोहन बोपन्ना ये हमारे हैं। ध्यान रखना, इनका नाम पूछा जाएगा आपके आने वाले एग्जाम में। और हमने ये भी पढ़ा था कि ये रैंकिंग में नंबर 1 आ गए थे और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने थे नंबर 1 आने वाले। ध्यान रखना इनके बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र को किस राज्य में स्थापित किया गया? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो
तो अभी पूर्व जो हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी और केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी जी, अभी इन दोनों ने मिलकर के तेलंगाना के हैदराबाद में दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया है। तो दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र ये भारत की संगीत नाटक अकादमी का क्षेत्रीय कार्यालय है, या आप यूं भी कह सकते हो कि संगीत नाटक अकादमी का दक्षिण भारत में खोला गया ये पहला केंद्र है। तो इस केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य दक्षिण भारत की संस्कृति जैसे कि संगीत, नाटक और नृत्य कलाओं को प्रोत्साहन देना है। संगीत नाटक अकादमी की बात करें, इसकी स्थापना होती है 31 मई 1953 को। ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। नई दिल्ली में मुख्यालय हो गया और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं संध्या पुरेचा। वहीं इसके पहले अध्यक्ष की बात करें तो उनका नाम है राज मन्नार। अच्छा, अब हैदराबाद से, भैया हैदराबाद में खुला है ना, तो हैदराबाद में और क्या क्या चीजें हुई है पिछले एक साल में, वो सारी मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूं, तो दिल थाम के बैठिएगा। उससे पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना आप कि दक्षिण भारत की पहली जो वंदे भारत ट्रेन है वो कहां से कहां शुरू हुई थी। तो अब यहाँ पे हैदराबाद से संबंधित वो सारे करंट अफेयर्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा जो पिछले एक साल में आपने पढ़े। क्विक रिवीजन करेंगे, जैसे कि भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक कहां पे बना, हैदराबाद में। लंबाई याद रखना 23 किलोमीटर है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च हुआ था हैदराबाद में ही। ग्रीन सिटी का अवार्ड मिला था हैदराबाद को। हैदराबाद में पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया बनाया गया। और किस शहर में बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 का 20वां संस्करण का आयोजन हुआ था, तो हैदराबाद। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहां पे लगाया गया, हैदराबाद में। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान ये आपको मिलेगा हैदराबाद में ही। और भारत में अपनी तरह का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहां पे स्थापित हुआ, हैदराबाद में। देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क बना हैदराबाद में। और स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया था मोदी जी ने हैदराबाद में ही। ये संत रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय खुला हैदराबाद में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खुला हैदराबाद में। अच्छा, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, मूसी नदी के किनारे। ये भी एक स्टैटिक हो गया। और हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो हो गया। अभी 2024 में भारत में ई प्रिक्स का जो दूसरा संस्करण होगा वो भी होगा हैदराबाद में ही। और अभी हमने पढ़ा कि दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र जो कि संगीत नाटक अकादमी का दक्षिण भारत में खोला गया पहला सेंटर है, पहला केंद्र है, ये खुला है हैदराबाद में ही। तो यहाँ पे हैदराबाद को पूरा हमने कवर कर लिया। हैदराबाद से जो भी आपने करंट अफेयर्स पढ़े होंगे पिछले एक साल में वो सब इसमें आ गया है। तो मैंने आपको कहा ना, यहाँ पे रिवीजन की आपको बिल्कुल भी कमी नहीं मिलेगी, भर भर के आपको रिवीजन कराऊंगा। वीडियो फिर भी आप देखोगे 25 मिनट के आसपास का ही रहेगा। इतना सारा कंटेंट आपको दे दूंगा कि बहुत से यूट्यूब चैनल्स इसी कंटेंट को कराने में 40-40 मिनट 60-60 मिनट लगा देंगे। उतने में तो आप 2 क्लास अटेंड कर लोगे अपनी। बस मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश रहती है कि कंटेंट अगर अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है जो पूरे दिन भर मैं आपके लिए करता हूँ कंटेंट इकट्ठा करने में, इसे ऑर्गेनाइज करने में, तो प्लीज अपना 1 मिनट आप मुझे जरूर दें वीडियो को लाइक करने में। और इसे अपने दोस्तों के साथ में, अपने स्टडी ग्रुप के साथ शेयर जरूर करें। इसमें केवल आपका 1 मिनट लगेगा, मेरे पूरे दिन भर की मेहनत बराबर आपका 1 मिनट। आज की वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 7000 लाइक का, तो इस टारगेट को पूरा करने में मेरी हेल्प करें। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, बाकी जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए इनकी फ्री क्विज आपको मिल जाएगी। टेस्ट आप लगाओ, आराम से प्रैक्टिस करो। पीडीएफ भी मिल जाएगी, कहाँ पे, क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस देश में भारत की यूपीआई सेवा शुरू हुई है, तो आंसर होगा श्रीलंका और मॉरिशस में। वैसे आपको याद होगा इसी साल 2024 में जब रिपब्लिक डे पे हमारे जो चीफ गेस्ट रहे थे कौन, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, और उसके बाद फ्रांस में यूपीआई सेवा को शुरू कर दिया गया था। ये हम पढ़ चुके हैं। और हमने पढ़ा था ऐसा करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया था कौन, फ्रांस। और अब यूपीआई सेवा को शुरू कर दिया गया है श्रीलंका और मॉरिशस में भी। यूपीआई की बात करें मतलब क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। किसने की थी शुरुआत, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप जो ऑनलाइन पेमेंट करते हो ना, वो इसी के कारण होता है। यूपीआई से संबंधित और भी मैं आपको फैक्ट्स रिवाइज कराऊंगा, लेकिन पहले ये 2 देश आ गए तो इनके स्टैटिक हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि मॉरिशस, कैपिटल इसकी पोर्ट लुइस होती है, करेंसी है मॉरिशियन रुपी और प्रेसिडेंट हैं पृथ्वीराज सिंह रूपुन। वहीं श्रीलंका की बात करें तो इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल तो हो गई श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, एग्जीक्यूटिव कैपिटल हो गई इसकी कोलंबो, करेंसी है श्रीलंकन रुपी, प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने। आपको याद हो तो एक तो मित्र शक्ति और एक स्लाइनेक्स नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज हम श्रीलंका के साथ ही करते हैं। देखो
अगर आपसे पूछे ना कि यूपीआई लाइट फीचर को लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा बना था, पेटीएम पेमेंट बैंक बना था। वैसे अभी आरबीआई ने इस पे बैन लगा दिया है, वो अलग बात है, वो करंट अफेयर्स का प्रश्न हो गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं बना कौन था। और अभी भारत के यूपीआई ने किस देश के पे नाउ पेमेंट सिस्टम के साथ मिलकर के रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर एग्रीमेंट साइन किया था? तो आंसर होगा सिंगापुर। अच्छा, भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश पूछेंगे तो नेपाल आंसर होगा। और पूछे कि किस भुगतान एप्लीकेशन के द्वारा भारत में पहली बार अंतरराष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा शुरू की गई थी? तो आंसर होगा फोन पे। और पूछे कि यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला एप्लीकेशन कौन सा बना था? मोबीक्विक बना था। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स भी। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न में पूछ रहे, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा नवाफ सलम को। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अच्छा, आप पहले बताओ इसका मुख्यालय कहां पर है, हेडक्वार्टर? तो आंसर होगा हेग, नीदरलैंड में। तो अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष बन गए हैं कौन? नवाफ सलाम। ये किस देश के हैं ये जरूर याद रखना। ये किस देश के हैं? लेबनान के हैं। लेबनान की कैपिटल पता है ना क्या होती है? बैरूत होती है। इन्होंने किनका स्थान लिया? अमेरिका के जॉन ई डोनोग्यू का स्थान लिया है। अच्छा, ये तो बने हैं अध्यक्ष, इनके अलावा एक उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। उनका नाम है जूलिया, महिला है वो, जूलिया उनका नाम है। वो किस देश की है? वो युगांडा की है। युगांडा की कैपिटल पता है आपको क्या होती है? कंपाला होती है। वो शक्तिमान वाला कपाला नहीं, कंपाला। कंपाला न्यूज में जरूर था अभी, बताओ क्यों? क्योंकि अभी नॉन अलाइन मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की बैठक यहाँ पे हुई थी, तब हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो अभी सिंपल सा बात करते हैं प्रश्न पे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष का नाम याद रखना है, नवाफ सलम है। ऐसे याद कर लो। देखो, एक छोटी सी हिंट मैं आपको दे रहा हूं, एक ट्रिक हो जाएगी भाई। जो कोर्ट के जज होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। जैसे हाई कोर्ट के जज बड़े मानते हैं, उनसे भी बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज हम कहते हैं। और ये तो इंटरनेशनल कोर्ट के जज है, ये तो बहुत ही बड़े हो गए। ये तो अपने आप को नवाब समझते हैं, हम तो नवाब है भाई। तो ऐसे हो जाएगा नवाब। ये कहते हैं हम नवाब है, सलाम मारो हमें, सलाम ठोको, सलाम भाई। तो नवाब सलम हो गए। ये जरूर याद रखना किस देश के हैं? लेबनान के हैं। क्योंकि एग्जाम में कंट्री पूछ लेते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा एक एग्जाम में कंट्री पूछी गई थी। और उपाध्यक्ष भी जूलिया नाम याद रखना। जूलिया तो आपको याद रहेगा, जूली जूली। ये युगांडा की है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो आपको बताइए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये एक अंग है। यूएनओ के 6 अंग होते हैं, जिसमें से ये भी एक है। और इसकी खास बात क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो 5 अंग है उनका मुख्यालय आपको हेडक्वार्टर में मिलेगा। एकमात्र ये ऐसा उसका बॉडी है, एक ऐसा अंग है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के बाहर है। कहाँ पे है? मैंने आपको बताया, हेग, नीदरलैंड में है। और इसका काम क्या होता है? देशों के बीच सामान्य विवादों का फैसला करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मुद्दों पर यह राय वगैरह देता है। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में ही। इसमें याद रखना 15 न्यायाधीश होते हैं। और इन 15 में वैसे एक भारतीय भी है अभी। कौन है? दलबीर सिंह भंडारी उनका नाम है। क्या नाम है? दलबीर भंडारी उनका नाम है। अब ऑप्शन पे चलो, देखो ये डेनिस फ्रांसिस का याद रखना नाम। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें सत्र के अध्यक्ष है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसे विश्व की लघु संसद भी बोलते हैं। अब मैंने जो आपको कहा था ना, एग्जाम में पूछा गया था, बंदे का नाम नहीं पूछा, पूछ लिया वो किस कंट्री से है, वो इन्हीं के बारे में था। बताया मैंने आपको कई बार। वैसे त्रिनिदाद व टोबैगो देश के हैं ये। एंटोनियो गुटेरेस की बात करें, ये पुर्तगाल से हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। और यूएनओ की बात करें, स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। इसके पहले सेक्रेटरी जनरल पूछूंगा तो ट्रिग वैली उनका नाम है, वो नॉर्वे से थे। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में चर्चा में रही CAR टी सेल थेरेपी का संबंध किससे है? तो आंसर होगा कैंसर से। तो अभी CAR टी सेल थेरेपी को मंजूरी मिल गई है और अभी इससे पहला मरीज ठीक भी हो चुका है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो इसका उपयोग ल्यूकेमिया के इलाज में होने वाला है, मतलब ब्लड कैंसर के इलाज में। देखो यहाँ पे CAR का मतलब होता है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स। और टी सेल्स क्या होते हैं? ये एक प्रकार के WBC है, श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स। तो ये क्या काम करते हैं? ये शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं। आप ऐसे समझ लो, ये हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम है, ये हमारे शरीर की आर्मी है। जब भी कोई वायरस वगैरह हमारे शरीर में जाता है तो ये उससे लड़ते हैं। पर ये कैंसर सेल से लड़ने में उतने ताकतवर नहीं रहते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं? इस थेरेपी के थ्रू इसकी ताकत को बढ़ा रहे हैं। मैं आपको समझाता हूं कैसे। तो आप फोटो से देखो, आपको आसानी से समझ में आएगा। बिल्कुल आपकी भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। देखो, एक कैंसर रोगी, एक कैंसर पेशेंट है।
हमने क्या करा, उसकी बॉडी से ब्लड निकाल लिया, उस ब्लड में से हमने टी सेल को अलग कर लिया, फिर उस टी सेल में हमने CAR ऐड कर दिया। तो अब उस टी सेल को हम टी सेल नहीं कहेंगे, अब हम उसे कहेंगे CAR टी सेल। अब उस टी सेल की ताकत बढ़ चुकी है क्योंकि वो CAR टी सेल बन चुका है। अब हम इसको वापस से उस पेशेंट की बॉडी में डाल देंगे, तो अब इसकी ताकत बढ़ गई। हमने कहा था ना टी सेल क्या काम करते हैं, डिफेंस का काम करते हैं, आर्मी है ये हमारी शरीर की, और अब इस आर्मी की हमने ताकत को बढ़ा दिया है। तो अब ये कैंसर सेल को नष्ट कर देगा, उससे लड़ पाएगा, उसको नष्ट कर देगा। समझ गए ना, क्योंकि हमने इसकी ताकत बढ़ा दी इस थेरेपी के थ्रू। तो ये जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आए वैसे ही मैंने आपको ये समझा दिया। तो ये है CAR टी सेल थेरेपी। इसका संबंध कैंसर से है, इसको मंजूरी मिल गई। इसका मतलब जो पहला मरीज था इस थेरेपी से वो ठीक भी हो चुका है, कैंसर मुक्त हो चुका है। CAR की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, कैसे प्रोसेस होता है, क्या काम होता है, वो सब मैंने समझा दिया। एक और पॉइंट देख लो, आप पूछोगे इसको डेवलप्ड किसने किया इस थेरेपी को, तो IIT बॉम्बे में स्थापित एक कंपनी है इम्यूनोस ACT। तो भारत की ये पहली स्वदेशी CAR टी सेल थेरेपी है जिसे कहा गया नेक्स CAR-19। ये भी नाम आपको देखने को मिलेगा, तो ध्यान में रखना। अच्छा, कैंसर से संबंधित कुछ डेज आपको जरूर याद रखने हैं। एक तो 4 फरवरी को सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ल्ड कैंसर डे होता है वो तो है ही सही। एक वर्ल्ड लंग कैंसर डे भी होता है, कब, 1 अगस्त को। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे होता है 15 फरवरी को। एक नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे होता है, वो 7 नवंबर को होता है। और एक सर्वाइकल कैंसर के बारे में आपने पढ़ा था, ये किससे होता है, महिलाओं में, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV। और अभी इंतरिम बजट में हमने पढ़ा था कि इसमें बालिकाओं को फ्री में टीके लगाए जाएंगे। मैंने 2-3 बार ये आपको बताया है। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कितनी उम्र की बालिकाओं को ये फ्री में टीके लगेंगे सर्वाइकल कैंसर के। वो उम्र की लिमिट आपको बतानी है, सीमा आपको बतानी। और अगर पूछे किस महीने को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाते हैं, तो अक्टूबर महीने को। और कैंसर की स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहा जाता है, ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। तो कैंसर से संबंधित ये भी पॉइंट्स, इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र पहली बार भारत में कहां पे आयोजित हुआ, तो आंसर होगा असम में। तो अंतरराष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑन इंटरनेशनल स्मॉल टी होल्डर्स, और अभी इसकी 25वीं बैठक हुई है। कहां पे, भारत में हुई है। भारत में पहली बार इसकी बैठक हुई है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत में भी कहां पे, असम के गुवाहाटी में। और इस बैठक में ये बोला गया कि ये जो अंतरराष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ है, अभी तक इसका मुख्यालय आपको चीन में मिलेगा, लेकिन कहा गया कि अब इसका मुख्यालय को चीन से भारत में शिफ्ट किया जाएगा। और अभी भारत को 2 वर्ष के लिए इसका अध्यक्ष भी बनाया गया है। अच्छा, इसी तरह से याद रखना कि अंतरराष्ट्रीय कॉफी सम्मेलन जो भी 2023 में हुआ था, वो भी पहली बार ही हुआ था भारत में। भारत में भी कहाँ, बंगलुरु में हुआ था। और उसमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था रोहन बोपन्ना को, वो भी याद रखना। और रोहन बोपन्ना, इनका संबंध टेनिस से है। अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल का खिताब जीता था इन्होंने। और अभी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141वीं बैठक हुई थी, वो मुंबई में हुई थी। और इसकी भी खास बात क्या है, ये भारत में दूसरी बार इसकी बैठक का आयोजन हुआ था। और इसके अलावा 2023 में अंतरराष्ट्रीय वकील सम्मेलन का आयोजन भी हुआ था, ये भी भारत में पहली बार हुआ था। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया, तो आंसर होगा स्वाति। तो अभी ये 11 फरवरी की ही बात है, 11 फरवरी 2024 को विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार के जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है प्रोफेसर अजय कुमार सूद, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी में स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया है। आप जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनमें हो सकता है किसी लड़की का नाम स्वाति भी हो, तो देखो आपके स्वाति नाम की फुल फॉर्म भी है भैया, क्या है, साइंस फॉर वुमेन अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो अपने नाम की फुल फॉर्म याद रख लेना अब आप। तो ये एक इंटरेक्टिव डेटाबेस है और भारत में अपनी तरह का पहला है। इसे किसने तैयार किया, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च ने। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मतलब मुख्य उद्देश्य यही है कि साइंस की फील्ड में, जिसे आप स्टीम कहते हो, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, तो इसमें जेंडर रेशो को सुधारना, मतलब महिलाओं को इस फील्ड में लाना। अच्छा, यहाँ पे कुछ पोर्टल वगैरह मैं आपको रिवाइज कराता हूँ जो अभी न्यूज में रहे थे। जैसे कि आईना पोर्टल आपने पढ़ा होगा, इसको आवास व शहरी कार्य मंत्रालय ने लॉन्च किया था। सी विजिल पोर्टल हो गया, एनकोर एप्लीकेशन हो गया, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। और भूमि राशि पोर्टल सड़क व परिवहन मंत्रालय ने लॉन्च किया था। ई अमृत एप्लीकेशन को नीति आयोग ने लॉन्च किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे पोर्टल वगैरह लॉन्च किए थे, जिसमें से सुस्वागतम हो गया, सुपेस हो गया, फास्टर हो गया,
और ये सुहास पोर्टल हो गया, जिसमें एक आध तो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। निदान पोर्टल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लॉन्च किया। पाठ मित्रों पोर्टल को वस्त्र मंत्रालय ने लॉन्च किया था। उद्गम पोर्टल को आरबीआई ने। फीस्ट सॉफ्टवेयर इसको भी 2024 में लॉन्च किया था इसरो ने। संदेश एप्लीकेशन अर्धसैनिक बलों के लिए था ये। संचार साथी पोर्टल को आईटी मंत्री ने, जो हमारे अश्विनी वैष्णव हैं, उन्होंने लॉन्च किया था। ई केयर पोर्टल स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉन्च किया। और संभव पोर्टल अभी भारतीय सेना ने सुरक्षित संचार के लिए इसको लॉन्च किया था। और ई साक्षी एप्लीकेशन, इसे संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए लॉन्च किया गया था। ध्यान रखना, इसमें से आधे से ज्यादा पोर्टल अभी 2024 के ही है और लेटेस्ट लास्ट 2023 के हैं बाकी के, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में विश्व मैराथन रिकॉर्ड धारक केल्विन किप्टन का अभी निधन हो गया। आपसे पूछ रहे वे किस देश के थे, तो आंसर होगा केन्या। तो वर्ल्ड मैराथन में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, रिकॉर्ड धारक हैं ये, इनका रिकॉर्ड अभी किसी ने नहीं तोड़ा है। नाम था केल्विन किप्टन और अभी एक्सीडेंट हो गया और उसमें इनका निधन हो गया। इन्होंने अभी शिकागो मैराथन में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर थे और केन्या के थे ये, अभी हाल ही में निधन हो गया। तो ऑब्ituary सेक्शन की न्यूज है ये, ध्यान में रखना। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। अच्छा, आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को बिल्कुल पहली बार देख रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपको ये सेशन कैसा लगा, ताकि आपके कमेंट से मुझे भी मालूम चले कि आप में से कौन कौन स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं। हमारे चैनल के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं जो आपको जरूर देखने चाहिए, जैसे कि नोबेल प्राइज में से प्रश्न आ रहे हैं अभी, ARO का जो यूपी में पेपर हुआ वहां पे प्रश्न आए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे प्रश्न आते हैं। तो इनके ट्रिकी वीडियो मैंने बना रखे हैं। बाकी 2-3 वीडियो ऐसे हैं जो आपको देखने चाहिए, वहां से क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं एग्जाम में। तो अगर मुझे पता चलेगा, क्योंकि ओल्ड स्टूडेंट को तो पता है लेकिन आपको शायद पता नहीं चलेगा, तो मैं आपको बता दूंगा, लिंक दे दूंगा। तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और शेयर जरूर करना प्लीज। अभी मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कराता हूं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, फिनलैंड में भी नए राष्ट्रपति बने, नाम क्या है? अलेक्जेंडर स्तब। फिर पूछा, केपीपी नामबियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को। फिर पूछा, विश्व यूनानी दिवस मनाया 11 फरवरी को। फिर पूछा, अभी किस राज्य ने घर घर राशन योजना शुरू की? पंजाब। फिर पूछा, अभी महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पेस मिशन को लॉन्च किया। फिर पूछा, हुरून इंडिया 500 सूची में भारत की सबसे मूल्यवान और गैर सूचीबद्ध प्राइवेट कंपनी कौन सी है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे। फिर पूछा, स्विट्जरलैंड के जंग फ्राउजोक में मशहूर आइस पैलेस में किसकी स्मारक पट्टिका लगाई गई? नीरज चोपड़ा। फिर पूछा, पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? चिकित्सा। फिर पूछा, किसकी पुण्यतिथि को यानी कि 11 फरवरी को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और आखिरी प्रश्न पूछा कि देश में पहली बार किसने 30 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हासिल कर लिया? तो आंसर होगा टाटा समूह ने। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था किसे गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा गीता प्रेस गोरखपुर को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।